हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो रिप्ले करके साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 का एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सस्पेंस अकाउंट इज अ, और ऑप्शन दिए है रियल, नॉमिनल, पर्सनल और एनी ऑफ दिस। पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट। तो जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का वीडियो हमने चैनल पे डाला है, उसमें मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि जब भी कोई एरर हम रेक्टिफाई करते हो और रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड टैली नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में हम सस्पेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं टेम्पररीली जर्नल एंट्री को टैली करने के लिए, और फिर ईयर एंड में हम एक्चुअली फाइंड आउट करते हैं कि वो मिस्टेक एग्जैक्टली कहाँ रह गया, तब सस्पेंस अकाउंट जो है वो राइट ऑफ हो जाता है। सो सस्पेंस अकाउंट का खुद का अलग से कैरेक्टर नहीं है, डिपेंड करता है वो कौन से अकाउंट को रिप्लेस करके एंट्री को टैली करने के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। अकॉर्डिंगली इसका आंसर हो गया एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट, इट इज इजी टू डिटेक्ट डैश देन टू डैश। अब यहां पे एरर्स एंड फ्रॉड्स या मिस्टेक्स ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो एक है एरर, इसको हम मिस्टेक भी बोल सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। दूसरा है फ्रॉड। एरर या मिस्टेक जो है इट इज अनइंटेंशनल, मतलब कोई भी पर्सन जानबूझ के ये नहीं कर रहा है, बट ह्यूमन एरर और ह्यूमन मिस्टेक जो है अनअवॉइडेबल होती है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम कुछ एरर या मिस्टेक हो सकता है। फ्रॉड मतलब जानबूझ के कोई पर्सन जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गलत एंट्री कर रहा है इन ऑर्डर टू स्टील समथिंग। मिस्टेक जब भी होता है तो मिस्टेक करने वाले पर्सन को पता नहीं है कि उसको उससे मिस्टेक हो गई है। अकॉर्डिंगली मिस्टेक होने के बाद हमारे जो ट्रायल बैलेंस है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो टैली नहीं होंगे, और कोई ना कोई रिपोर्ट बनाते टाइम ऑटोमेटिकली ये एरर या मिस्टेक जो है वो लोकेट हो जाएगा। जबकि अगर कोई पर्सन फ्रॉड कमिट कर रहा है तो वो फ्रॉड पकड़ा ना जाए, उससे बचने के लिए वो फ्रॉड को छुपाता है, सो दैट फ्रॉड होने के बाद भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली होनी चाहिए। उसी की वजह से फ्रॉड डिटेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है और एरर या मिस्टेक डिटेक्ट करना इजी है। सो एरर मिस्टेक होने की वजह से ऑटोमेटिकली तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स टैली नहीं होंगे और पता चल जाएगा। फ्रॉड होने के बाद भी बुक्स टैली होंगे बिकॉज फ्रॉड करने वाले पर्सन ने ही वो इंश्योर किया है, सो फ्रॉड लोकेट करना मुश्किल है। तो यहाँ पे आंसर, इट इज इजी टू डिटेक्ट एरर्स और मिस्टेक्स देन टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा easy to detect errors than to detect frauds. Next, machine was purchased. During transit, machine was damaged and 20,000 paid for repairs. This expense is treated as capital revenue, deferred revenue, none. पहले तो हम कंसेप्ट समझते हैं कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो बिजनेस के एक्सपेंडिचर रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहे हैं उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये एक्सपेंडिचर करके बिजनेस का रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई मशीन नया परचेज किया या मशीन में मेजर इंप्रूवमेंट किया जिससे उसका एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो हम ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। ये सब एक्सपेंसेस हो जाएंगे कैपिटल, और ये फ्रीक्वेंटली इनकर नहीं होते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंडिचर है, लाइक पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रिपेयर्स, कमीशन। तो इससे हमारा रेवेन्यू अर्निंग कैपेबिलिटी चेंज नहीं होता है। पहले बिजनेस जितना प्रॉफिट कमा सकती थी उतना ही कमाएगी, और ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, डे टू डे होते हैं। अब डेफर्ड रेवेन्यू मतलब क्या? तो कुछ एक्सपेंसेस को हम कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हमारे शोरूम का पेंटिंग करवाया
तो पेंटिंग जो है ये डे टू डे एक्सपेंसेस नहीं है, वो रेगुलर नहीं होता है, तो उसके हिसाब से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। बट यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेकंड फीचर मिसिंग है। पेंटिंग करने की वजह से हमारे शॉप का एफिशिएंसी बढ़ नहीं रहा है। ऑब्वियसली इट विल लुक गुड, बट एफिशिएंसी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो कैपिटल नहीं रेवेन्यू में क्लासिफाई होना चाहिए। बट रेवेन्यू का सेकंड फीचर मिसिंग है कि वो डे टू डे एक्सपेंडिचर नहीं है, फ्रीक्वेंटली इनकर नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ये सेपरेट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेसिकली एक्सपेंडिचर विच कैन नाइदर बी क्लासिफाइड एज कैपिटल और रेवेन्यू। उसका दूसरा एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। तो एडवर्टाइजिंग पे हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि हमको कुछ बेनिफिट होगा, तो उसको कैपिटल नहीं बोल सकते। और एडवर्टाइजिंग कैंपेन बीच बीच में चलते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा चलते रहे, तो वो डे टू डे एक्सपेंडिचर भी नहीं है। दैट इज व्हाई दैट कैन आल्सो बी क्लासिफाइड एज डेफर्ड रेवेन्यू। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, हमने नया मशीन, नया एसेट परचेज किया है और उसको बिजनेस पे लाते टाइम हमने कुछ रिपेयर एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंडिचर जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, बिकॉज एसेट परचेज करते टाइम अगर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, जब तक वो एसेट इंस्टॉल होकर यूज होना शुरू नहीं होता। एक बार एसेट इंस्टॉल हो गया, यूज होना शुरू हो गया, उसके बाद जो रिपेयर एक्सपेंडिचर होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा डे टू डे, बट तब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही रहेगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। अब क्लोजिंग स्टॉक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, तो इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? तो कॉस्ट प्राइस, रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज ग्रेटर, और कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। तो कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट समझते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब वो स्टॉक ओरिजिनली कितने में परचेज हुआ था। रियलाइजेबल वैल्यू मतलब अगर हम उसको अभी सेल करने निकलेंगे तो मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, कितना हम सेल करके रियलाइज कर सकते हैं। सो जब भी बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है तो यहां पे कंसेप्ट फॉलो होता है प्रूडेंस। ये कंसेप्ट का दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। अब ये प्रिंसिपल या कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर फ्यूचर में हमको बिजनेस में कुछ भी गेन मिलने वाला है, इस गेन को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है, बिकॉज ये गेन फ्यूचर में मिलेगा। जब एक्चुअली गेन रिसीव होगा उस टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट उसके पहले नहीं। बट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में हमको कुछ लॉस होने वाला है, तो ये लॉस के लिए हमको अभी से प्रोविजंस क्रिएट करके रखने हैं। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। अकॉर्डिंगली अगर हमारा रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है, हमने कोई क्लोजिंग स्टॉक का आइटम खरीदा, क्लोजिंग स्टॉक में वो कॉस्ट प्राइस था उसका 10,000 और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको सेल कर पाएंगे 12,000 में, तो फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड गेन है, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बट अगर कॉस्ट प्राइस 10,000 है, रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ 7,000 है, मतलब फ्यूचर में इसको सेल करके हमारा लॉस होने वाला है, वो लॉस अभी से रिकॉर्ड होना चाहिए या फिर उसका प्रोविजन बनना चाहिए। अकॉर्डिंगली अगर रियलाइजेबल वैल्यू कम है तो वही रिकॉर्ड होगा। सो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लेस। ये हमारा 11th का एमसीक्यू का सेशन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।